साथ मैं हूं मीनाक्षी जोशी। वक्त हो गया है राजधर्म का। अब से ठीक 5 घंटे के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जापान और चीन के दौरे पर रवाना होने वाले हैं। वो चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग से मुलाकात करेंगे। अपने खास दोस्त रूसी राष्ट्रपति पुतिन से गले मिलेंगे, हाथ मिलाएंगे, बातें होगी। क्वाड के मेंबर और जापान के प्रधानमंत्री से द्विपक्षीय बातचीत होगी। मोदी के चतुर्भुज के बारे में सोचकर अमेरिका अभी से परेशान हो गया है। जिस टेरिफ बम को एटम बम जैसा भयावह बताया जा रहा था, मोदी ने उसे कैसे डिफ्यूज कर दिया। क्यों अमेरिका ने रूस यूक्रेन वॉर को मोदी का वॉर कह दिया, आपको इसके बारे में तफसील से बताएंगे। अब बात करेंगे डोनाल्ड ट्रंप की और तेल के खेल की, जिसमें मोदी पर लगाया जा रहा है ब्लेम। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप यूक्रेन और रूस में सीज फायर तो नहीं करवा पा रहे हैं, लेकिन उनके मंत्री और सलाहकार भारत पर नया नैरेटिव गढ़ रहे हैं। रूस यूक्रेन की जंग को मोदी का युद्ध बता रहे हैं। यूक्रेन में मारे जा रहे लोगों के लिए भारत को जिम्मेदार। यूक्रेन रूस जंग को खत्म कराने का दावा कर दिया था। कई देशों के बीच सीज फायर कराने के डींगे हाँकी गई, लेकिन अब वही अमेरिका ये चाहता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रूस और यूक्रेन के बीच जंग को रुकवा दें। तेल के बहाने अमेरिका कैसे भारत को ब्लैकमेल करने की कोशिश कर रहा है। यूक्रेन रूस की जंग को मोदी का युद्ध क्यों बताया जा रहा है, एक डिटेल आपको मिलेगी इस रिपोर्ट में। रूस यूक्रेन में आर पार, अमेरिका ने क्यों कहा मोदी वॉर। तेल का ब्लैकमेल अमेरिका का नया खेल। टैरिफ पर मोदी का ट्रायंगल, ट्रंप कैंप में क्यों हड़कंप। यूक्रेन रूस में महायुद्ध, ट्रंप वॉर या मोदी वॉर। रूस और यूक्रेन के बीच पिछले 1281 दिनों से महायुद्ध चल रहा है। एक तरफ रूस अकेला लड़ रहा है तो दूसरी तरफ यूक्रेन को अमेरिका और नाटो के बाकी सदस्यों का साथ मिल रहा है। अभी तक अमेरिकी लीडर्स यूक्रेन युद्ध को पुतिन का युद्ध कहकर संबोधित कर रहे थे। अब उसी जंग को मोदी का युद्ध बताया जा रहा है। ट्रंप के खासा ट्रेड एडवाइजर पीटर नवारो ने यूक्रेन रूस युद्ध को मोदी युद्ध बताया और कहा कि शांति का रास्ता भारत से होकर गुजरता है। भारत कहता है कि हम रूस से तेल खरीदना नहीं रोकेंगे। इसका मतलब क्या है? रूस उस पैसे का इस्तेमाल अपनी युद्ध मशीन चलाने के लिए करता है और ज्यादा यूक्रेनियों को मारता है। फिर यूक्रेन हमारे पास और यूरोप के पास आता है और कहता है कि हमें और पैसे दो। इस तरह अमेरिकी लोगों का नुकसान होता है, क्योंकि हमें मोदी का युद्ध मिला है। शांति का रास्ता कम से कम आंशिक रूप से नई दिल्ली से होकर गुजरता है। अमेरिका अब रूस यूक्रेन जंग के लिए भारत को जिम्मेदार ठहरा रहा है। इसके लिए तेल के नाम पर ब्लैकमेल कर रहा है। अमेरिका की दलील है कि भारत जो रूसी तेल खरीदता है उसके पैसों से रूस यूक्रेन के खिलाफ जंग लड़ रहा है। सवाल यह है कि क्या वाकई भारत रूसी तेल का सबसे बड़ा खरीदार है? रूस से तेल खरीदने के नाम पर अमेरिका भारत को ब्लैकमेल कर रहा है। दबाव डालने के लिए 25% पेनल्टी भी लगा रहा है, लेकिन आंकड़े बताते हैं कि रूसी तेल का सबसे बड़ा खरीदार भारत नहीं बल्कि चीन है। ट्रेडिंग इकोनॉमिक्स की रिपोर्ट के मुताबिक रूस से तेल, कोयला और गैस खरीदने वाले टॉप 5 देशों में नंबर 1 पर चीन है। चीन के बाद दूसरे नंबर पर यूरोपियन यूनियन है। इसके बाद तीसरे नंबर पर भारत है, चौथे नंबर पर तुर्की है और 5वें नंबर पर जर्मनी है। लेकिन अमेरिका को चीन और यूरोपियन यूनियन नहीं दिख रहा है। वो रूस यूक्रेन की जंग के लिए प्रधानमंत्री मोदी को जिम्मेदार ठहरा रहा है। भारत और चीन को रूसी तेल खरीदने से रोकना होगा। आप कल ऐसा करेंगे जब युद्ध खत्म हो जाएगा। ठीक है, युद्ध खत्म हो गया है। अगर यूरोप सहित हर कोई ऐसा है जैसे आप अभी भी रूस से तेल खरीद रहे हैं, जो पागलपन है। ठीक है, लोग बस रूसी तेल खरीदना बंद कर दें, फिर ये केवल समय की बात है। इससे पहले कि पुतिन के पास उस युद्ध को फंड देने के लिए पैसा न हो, इसलिए मोदी इसका बड़ा हिस्सा है। दरअसल अमेरिका समझ गया है कि मोदी एक टफ लीडर है। मोदी किसी के सामने नहीं झुकते।
पीएम मोदी ये स्पष्ट कर चुके हैं कि वो भारत के हित के लिए किसी के दबाव में नहीं आएंगे। तभी तो अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप के एडवाइजर पीट नवारो प्रधानमंत्री मोदी की पैम्परिंग करने पर उतर आए कि भारतीय इस बारे में बहुत घमंडी हैं। वो टैरिफ के मामले में हमारी आंखों में आंखें डालकर कहते हैं कि हमारे यहाँ दुनिया में सबसे ज्यादा टैरिफ नहीं है, जबकि वास्तव में है। वे कहते हैं हमारी संप्रभुता है, हम जिससे चाहें तेल खरीद सकते हैं। अमेरिका भले ही रूस से तेल खरीदने को लेकर भारत को ब्लैकमेल करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन आंकड़े बताते हैं कि 1 जनवरी 2023 से 18 अगस्त 2025 तक चीन ने रूस से 2,68,044 मिलियन यूरो का तेल, कोयला और गैस का आयात किया। तो वहीं इस दौरान यूरोपियन यूनियन ने 2,12,942 मिलियन यूरो का तेल, कोयला और गैस रूस से इंपोर्ट किया, जबकि भारत ने इस पीरियड में 1,48,381 मिलियन यूरो का तेल और कोयला आयात किया। मतलब अगर रूस तेल बेचकर जो पैसा कमा रहा है उसका इनको होना चाहिए, क्योंकि वो भारत से ज्यादा तेल, गैस और कोयला रूस से खरीदता है। लेकिन अमेरिका कह रहा है कि रूस से तेल खरीदने से अमेरिका को नुकसान हो रहा है। भारत जो कर रहा है उसकी वजह से अमेरिका में हर किसी को नुकसान हो रहा है। ग्राहकों और कारोबारियों सभी को नुकसान हो रहा है। भारत के उच्च टैरिफ से अमेरिका में नौकरियों को भी नुकसान पहुंच रहा है, जिससे वर्कर्स और फैक्ट्रियों को भी नुकसान है और टैक्स पेयर्स को भी नुकसान हो रहा है, क्योंकि हम मोदी के युद्ध को फंड कर रहे हैं। दरअसल पिछले साल जब डोनाल्ड ट्रंप राष्ट्रपति का चुनाव लड़ रहे थे, तब उन्होंने राष्ट्रपति बनने के 24 घंटे के भीतर जंग खत्म करा देने का वादा किया था। ट्रंप ने 20 जनवरी 2025 को दोबारा राष्ट्रपति पद की शपथ ली थी। तब से 221 दिन बीत चुके हैं और ट्रंप के हाथ खाली हैं। वो लाचार हैं। 16 अगस्त को ट्रंप और पुतिन की मुलाकात हुई थी। ट्रंप समझ रहे थे कि वो पुतिन को मना लेंगे, यूक्रेन के बीच जंग रुकवा देंगे, लेकिन मुलाकात के 4 दिन बाद ही रूस ने यूक्रेन पर अब तक का सबसे बड़ा अटैक कर दिया। रूस ने यूक्रेन पर एक दिन में 574 ड्रोन दागे, 40 मिसाइलों से भी अटैक किया, जिसके बाद ट्रंप ने भारत पर दबाव बढ़ाने के लिए 25% टैरिफ पेनल्टी के तौर पर लगा दिया। एक तरफ ट्रंप के एडवाइजर भारत को धमकी दे रहे हैं, तेल पर भारत को ब्लैकमेल करने की कोशिश की जा रही है, तो वहीं अमेरिका के वित्त मंत्री भारत को दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी होने की दुहाई दे रहे हैं। जो अमेरिका रूस से तेल खरीदने पर भारत पर टैरिफ लगा रहा है, जरा उस अमेरिका की सच्चाई भी जान लीजिए कि उस अमेरिका का रूस के साथ ट्रेड का रिश्ता कैसा है। अमेरिका ने रूस से $927 मिलियन का फर्टिलाइजर इंपोर्ट किया। पिछले 6 महीने में अमेरिका ने $594 मिलियन का पैलेडियम रूस से आयात किया। जनवरी से जून 2025 तक अमेरिका ने रूस से $755 मिलियन का यूरेनियम इंपोर्ट किया, जबकि पिछले साल $624 मिलियन का यूरेनियम आयात रूस से किया था। वो अमेरिका अब भारत पर दबाव डाल रहा है, ब्लैकमेल कर रहा है कि वो रूस से तेल ना खरीदे। ये बहुत आसान है। अगर भारत रूसी तेल खरीदना बंद कर दे तो उसे कल ही 25% की छूट मिल सकती है। अमेरिका के टैरिफ बम को डिफ्यूज करने के लिए पीएम मोदी मिशन मोड पर हैं। 40 देशों से ट्रेड बढ़ाने पर बात कर रहे हैं। करीबी देशों से फ्री ट्रेड एग्रीमेंट पर जोर दिया जा रहा है। घरेलू खपत को बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। जीएसटी में कटौती से घरेलू खपत बढ़ाने पर जोर दिया जा रहा है। चीन दौरे पर जिनपिंग और पुतिन से मुलाकात करने वाले हैं। You know how we look at the tariffs. We feel these tariffs are totally unjustified and they're unfair. Because the reasons that have been given to us, those same causes, those same reasons apply to many other countries. But the tariffs have been selectively imposed on us. Our government will protect the interests of our country, and we will continue to look at markets for all resources, because we have a very large population whose energy security also has to be addressed. रूस से तेल की खरीदारी पर अमेरिका का डबल स्टैंडर्ड तो हमने आपको दिखाया। अब इसे कुछ और ग्राफिक्स की मदद से आपको समझाती हूँ। रूस से जो पाइपलाइन गैस का इंपोर्ट किया जाता है उसमें 94% हिस्सा 3 देशों का है। और वो कौन से 3 देश हैं? यूरोपियन यूनियन जो यूक्रेन का सहयोगी है, जंग में यूक्रेन की मदद कर रहा है, वो अकेले 37% पाइपलाइन गैस इंपोर्ट करता है। कितना? 37%। जबकि दूसरा देश चीन, जो कि रूस के पाइपलाइन गैस निर्यात का 30% हिस्सा इंपोर्ट करता है, वो दूसरा देश है चीन।
अब तीसरे नंबर पर आता है तुर्की जिसकी हिस्सेदारी 27% है। अगर इन तीनों देशों को जोड़ दें तो कुल कितना हो जाता है? 94%। सोचिए, जब ये तीन देश मिलकर 94% इंपोर्ट कर रहे हैं तो बाकी देशों की हिस्सेदारी तो केवल 6% ही रही है ना। इसमें से एक भारत भी होगा, तो उसका प्रतिशत कितना है? और ये युद्ध भारत की वजह से हो रहा है, सोचिए जरा। अब एक और आंकड़ा आपको दिखाती हूं, वो एलएनजी गैस को लेकर है। रूस से जितने देश एलएनजी गैस का इंपोर्ट करते हैं उसमें अमेरिका का सहयोगी यूरोपियन यूनियन की हिस्सेदारी अकेले 51% है, यानी कि आधे से 1% और ज्यादा। अब दूसरे नंबर पर आता है चीन, 21% हिस्सेदारी है एलएनजी गैस की जो रूस से आयात किए जाता है। और अब तीसरे नंबर पर आता है नाम जापान का, जिसकी हिस्सेदारी 18% है। अब तीनों को टोटल कर लीजिए, कुल कितना बनता है? यानी कि यूरोपियन यूनियन, चीन और जापान मिलकर कुल 90% इंपोर्ट करते हैं, यानी भारत और बाकी देश मिलकर केवल 10% इंपोर्ट करते हैं एलएनजी का। एलएनजी गैस का आयात रूस से करते होंगे। मतलब ये कि अमेरिका तेल के नाम पर भारत के खिलाफ फेक नैरेटिव सेट करने की कोशिश कर रहा है। अमेरिका रूस यूक्रेन जंग को मोदी का वॉर बता रहा है। तेल के नाम पर कैसे भारत को ब्लैकमेल करने की कोशिश हो रही है, इसकी एक और सच्चाई मैं आपके सामने आंकड़े के जरिए रखने जा रही हूं। दुनिया के जो देश रूस से ऑयल प्रोडक्ट खरीदते हैं उसमें नंबर 1 पर कौन है? तुर्की है, 26%। वो रूस से ऑयल प्रोडक्ट का 26% खरीदता है, यानी कि 1/4 से ज्यादा हिस्सा। अगला नंबर आता है चीन का, कितना है इसका परसेंटेज? 13% है, 13% की हिस्सेदारी है। और तीसरे पायदान पर आता है ब्राजील, जिसकी हिस्सेदारी है 12% की। इसमें भारत का नाम तो कहीं नहीं दिखाई दे रहा है, लेकिन फिर भी अमेरिका और वहां के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप क्या कहते हैं कि ये मोदी वॉर है, यानी कि रूस और यूक्रेन के बीच में जो जंग चल रही है वो मोदी की वजह से, भारत की वजह से चल रही है। अब ट्रंप ने भारत पर 50% टैरिफ लगाया। ट्रंप को उम्मीद थी कि पीएम मोदी झुक जाएंगे, लेकिन मोदी ने ट्रंप के सामने झुकने से इनकार कर दिया और इसका असर हुआ उल्टा। भारत और चीन आपसी मतभेद सुलझाकर साथ आ रहे हैं। रूस की पहले से ही भारत से दोस्ती है। दोस्ती का नया ट्रायंगल चीन में देखने को मिलेगा जब मोदी, जिनपिंग और व्लादिमीर पुतिन की मुलाकात होगी। इस दौरान नया समीकरण भी बन सकता है जो अमेरिकी चौधराहट के लिए चुनौती बन सकता है। 3 दिन बाद 3 पावरफुल नेता एक साथ। मिलेंगे मोदी और पुतिन। ट्रंप के लिए कैसा होगा सीन? मोदी जिनपिंग की होगी मुलाकात, ट्रंप कैसे करेंगे रिएक्ट? तो मोदी का 2 देशों का दौरा, क्वाड और ब्रिक्स दोनों को साधा। अब से 3 दिन बाद दुनिया के 3 बड़े और पावरफुल देशों के नेता एक ही फ्रेम में नजर आने वाले हैं। तीनों की तस्वीर पर सारी दुनिया की नजरें टिकी होंगी, लेकिन ये पावर शो एक शख्स की आंखों को चुभेगा। उसका नाम है डोनाल्ड ट्रंप। जी हां, नरेंद्र मोदी, व्लादिमीर पुतिन और शी जिनपिंग की मुलाकात ट्रंप को कतई रास नहीं आने वाली है। इस तस्वीर से जो संदेश जाएगा वो अमेरिका को परेशान करने वाला होगा। मोदी, पुतिन और जिनपिंग की ये मुलाकात होने जा रही है चीन के शहर तियानजिन में, जहां 31 अगस्त से 1 सितंबर तक शंघाई सहयोग संगठन यानी एससीओ का शिखर सम्मेलन होने जा रहा है। इस बैठक में भारत, चीन, रूस, ईरान समेत 10 देशों के प्रमुख होंगे। इस बैठक में प्रधानमंत्री मोदी भी होंगे तो रूस के राष्ट्रपति पुतिन भी होंगे। जिनपिंग तो मेजबान के रूप में मौजूद रहेंगे ही। ये बैठक ऐसे समय होने जा रही है जब अमेरिका ने रूस से तेल खरीदने के लिए भारत पर 50% टैरिफ लगाया हुआ है। टैरिफ लगने के बाद मोदी और पुतिन पहली बार आमने सामने होंगे। बैठक के दौरान मोदी और पुतिन के बीच मुलाकात हो सकती है। दोनों नेताओं के बीच 1 सितंबर को बैठक हो सकती है। इस दौरान टैरिफ मुद्दे पर चर्चा होना तय है। भारत ने पहले ही साफ कर दिया है कि वो अमेरिका की धौंस में नहीं आएगा
और रूस से तेल आयात करना जारी रहेगा। भारत के इरादों को जाहिर करने के लिए विदेश मंत्री एस जयशंकर और आरएनएस से अजीत डोवल कुछ दिन पहले रूस का दौरा कर चुके हैं। जयशंकर और डोवल दोनों नेता मोदी और पुतिन की मुलाकात का ग्राउंड वर्क कर चुके हैं। मोदी और जिनपिंग की मुलाकात भी होने जा रही है। इस मुलाकात की तारीख भी तय हो चुकी है। मोदी और जिनपिंग की मुलाकात 31 अगस्त को होगी। ये 7 साल बाद पीएम मोदी का पहला चीन दौरा है। मोदी आखिरी बार चीन 2018 में गए थे। संयोग से वो दौरा भी एससीओ बैठक के सिलसिले में ही हुआ था। उसके बाद जून 2020 में गलवान घाटी में भारत और चीन के सैनिकों के बीच झड़प के बाद दोनों देशों के समीकरण बदल गए। दोनों देशों की सेनाएं आमने सामने आ गईं। भारत और चीन के बीच न केवल तनाव और टकराव बढ़ा, भारत ने चीन पर कई पाबंदियां भी लगा दी। इससे दोनों देशों के बीच कारोबार पर असर पड़ा, लेकिन अब भारत और चीन ने आपसी मतभेद सुलझाए हैं। पूर्वी लद्दाख के अलावा डेपसांग और डेमचोक से डिसएंगेजमेंट की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। दोनों देशों ने आपसी संबंध सुधारने के लिए हाल के दिनों में कई बड़े फैसले लिए हैं। भारत और चीन डायरेक्ट फ्लाइट शुरू करने के लिए तैयार हो चुके हैं। दोनों देशों के बीच 3 बॉर्डर पॉइंट से कारोबार करने का फैसला हुआ है। नाथुला दर्रा के अलावा लिपुलेख दर्रा और शिपकीला दर्रा होकर दोनों देशों के बीच कारोबार फिर शुरू होगा। तीसरा बड़ा फैसला सीमा विवाद सुलझाने के लिए 3 मैकेनिज्म शुरू करने को लेकर हुआ है। इन फैसलों के बाद भारत और चीन के बीच कारोबार और बढ़ने की उम्मीद तो है ही। इस दौरान जो नया समीकरण उभरेगा वो अमेरिका को परेशान कर सकता है। भारत, चीन और रूस अगर एकजुट हुए तो अमेरिकी दादागिरी का मिलकर जवाब दे सकते हैं। ट्रंप नहीं चाहते कि दुनिया में अमेरिका के अलावा कोई और देश सुपर पावर बने या कोई ब्लॉक अमेरिका को चुनौती दे। इसीलिए ट्रंप ब्रिक्स देने को धमकी दे चुके हैं, लेकिन पीएम मोदी ने इसकी भी काट निकाल दी है। पीएम मोदी ब्रिक्स और क्वाड को एक साथ साधते हुए चीन पहुंच रहे हैं। पीएम मोदी चीन से पहले जापान जा रहे हैं, जो क्वाड का सदस्य है। फिर वो चीन जाएंगे, जहां बैठक एससीओ की होगी। लेकिन ब्रिक्स के 3 बड़े देश भारत, चीन और रूस एक साथ मौजूद रहेंगे। पीएम मोदी आज रात जापान रवाना हो रहे हैं, जहां वो कल भारत जापान 15वें शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे। साथ ही जापान के पीएम शिगेरू इशिबा के साथ बैठक करेंगे। मोदी जापानी पीएम के साथ पहला सालाना शिखर सम्मेलन भी करेंगे। ये पीएम बनने के बाद मोदी का जापान का 8वां दौरा और इशिबा के साथ पहला शिखर सम्मेलन है। भारत और जापान के बीच संबंध पहले से काफी मजबूत हैं। इस दौरान दोनों देशों के बीच रिश्तों में और मजबूती आने की उम्मीद है। बैठक के दौरान जापान भारत में 68 अरब डॉलर के निवेश का ऐलान कर सकता है। सेमीकंडक्टर, एआई और रेयर अर्थ मिनरल पर बड़ा ऐलान हो सकता है। डिजिटल साझेदारी और स्वच्छ ऊर्जा पर भी बड़ी पहल हो सकती है। मुंबई अहमदाबाद हाई स्पीड रेल प्रोजेक्ट में जापान की भागीदारी बढ़ाने पर चर्चा भी संभव है। इसके अलावा पीएम मोदी के दौरे में 2008 संयुक्त सुरक्षा सहयोग घोषणा पत्र को अपग्रेड किया जाएगा। जापान में बैठक के बाद पीएम मोदी 30 अगस्त को चीन रवाना होंगे, जहां होने वाली बैठक का सभी को इंतजार है। भारत ने तो ट्रंप के टैरिफ बम को डिफ्यूज करने का प्लान बना लिया है, लेकिन वहीं पाकिस्तान में जो वाटर बम फटा है उसने मुनीर की नींद उड़ा दी है। मुनीर आर्मी कैसे वाटर बम से अब निपटेगी, कैसे बाढ़ ने पाकिस्तान को पानी पानी कर दिया है, आइए देखते हैं इस रिपोर्ट में। पाकिस्तान में तबाही की बाढ़, मुनीर की सेना का वाटर बम। भारत नहीं बताता तो बह जाता पाकिस्तान, लेकिन ठीकरा दिल्ली पर ही फोड़ा। जिस पानी को लेकर जिहादी मुनीर भारत पर मिसाइल हमले की धमकी दे रहा था, उसी पानी से बचने के लिए अब अपने ही ऊपर बम मारने लगा है।
पाकिस्तान के पंजाब से सिंध तक बाढ़ में डूब रहा है, लेकिन पाकिस्तानी ठीकरा इंडिया पर फोड़ रहे हैं। भारत के खिलाफ जहर उगलने वाला पाकिस्तान जब तक तय कर पाएगा कि भारत ने सही समय पर बताया या नहीं बताया, तब तक लाहौर और इस्लामाबाद बाढ़ में डूब जाएगा। वो जगह भी दिखाऊं जिधर से पाकिस्तान में इंडिया से पानी जो है एंटर होता है। इस गांव से डायरेक्ट नाला डेक का पानी जो इंडिया से आता है इधर टकराता है। पाकिस्तान में बाढ़ से हालात बेहद खराब है। सतलुज, रावी समेत दूसरी नदियों में बढ़ते जल स्तर से हाहाकार मचा है। सैकड़ों गांव जलमग्न हो गए हैं। हालात ये हो गए हैं कि पानी से बचने के लिए पाकिस्तान में बम फोड़े जा रहे हैं। चिनाब नदी का पानी पंजाब के शहरों को निगलने चला है, लिहाजा बारूदी धमाका करके नदी का रास्ता मोड़ने की कोशिश की जा रही है ताकि पंजाब को किसी तरह बचाया जा सके। ये पाकिस्तान का सियालकोट है। शहर की एक बस्ती के अंदर की गली में सैलाब ऐसे बह रहा है जैसे ये गली नहीं दरिया हो। ये चिनाब का पानी है जो पाकिस्तान के गली मोहल्लों तक पहुंच गया है। पाकिस्तान के लाहौर, कसूर, सियालकोट, फैसलाबाद, नारोवा और उकारा में भारी तबाही मची है। सियालकोट में तो भारी बारिश से 49 साल का रिकॉर्ड टूट गया है।